क्लास 10 किताब NCERT का है, ठीक है। चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। यहाँ देखिए अध्याय 1 चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है पहले इसको हम जान लेते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में कुल 4 एक्सरसाइज दिया हुआ है। तो एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट के बारे में पढ़ लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। आगे कंसेप्ट हम लोग सीख लेंगे, उसके बाद इस एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए भूमिका लिखा है कक्षा 9 में आपने वास्तविक संख्याओं की खोज प्रारंभ की। जब आप 9th क्लास में थे तो आप वास्तविक संख्या के बारे में पढ़े होंगे। अगर आपको याद नहीं है तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको रिवाइज भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए हम लिख लिए हैं क्लास 10th चैप्टर 1 NCERT, ठीक है। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ठीक है। ये चैप्टर जो है आपका नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। नंबर सिस्टम जिसे हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक है। संख्या पद्धति। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या के बारे में कि संख्या क्या होती है। संख्याएं को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर्स। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि संख्या जो है कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ देखिए संख्या 2 प्रकार की होती है। पहला वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या, और दूसरा होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। इसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर, और इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या को क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, इसलिए इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आपको अभी सिलेबस में पढ़ना है वास्तविक संख्या के बारे में। फिर भी जान लेते हैं कि काल्पनिक संख्या क्या होती है। यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको एक समीकरण दिया हुआ है x² + 4 = 0, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो क्या होगा, x² बराबर +4 इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा -4। तो x बराबर होगा √4 और प्लस माइनस। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि रूट के अंडर में क्या है, माइनस में 4 है। तो ये जो है आपका काल्पनिक संख्या कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि रूट के अंडर में -2 हो, रूट के अंडर में अगर -3 हो, रूट के अंडर में अगर -4 हो, तो ये सब क्या है, काल्पनिक संख्या है। इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है जब आप क्लास 11th में जाएंगे। अभी आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको यहीं पे भी क्लोज करते हैं। अभी हम बात करते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या को समझने से पहले आपको कुछ और संख्या के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ देखिए पहला हो गया प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। फिर हो गया आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण
संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर्स। फिर हो गया पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। फिर आपको पढ़ना है परिमेय संख्या के बारे में, परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। ठीक है। फिर हो गया आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक एक करके कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। ऐसे हम इसका एक वीडियो बना चुके हैं। ठीक है। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। इसका पूरा कंसेप्ट उस वीडियो में दिया हुआ है। तो अगर आप इस सब को डिटेल में जानना चाहते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, तो आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। फिर भी हम यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। ठीक है। यहाँ देखिए, पहला प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को कैपिटल N से सूचित किया जाता है। ठीक है। और प्राकृतिक संख्या जो होती है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि जिसको हम गिन सके। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ... आप जहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है। जहाँ तक आपको मन है आप आगे लिख सकते हैं। जैसे 100 हो गया, 101 हो गया, 200, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये सब क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या कहलाता है, यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और प्राकृतिक संख्या को हम n से सूचित करते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। ठीक है। और पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है। ठीक है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? तो प्राकृतिक संख्या के समूह में इसके आगे अगर हम शून्य को भी जोड़ दें तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ देखिए प्राकृतिक संख्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से, और इसके आगे हम क्या करेंगे? शून्य को भी शामिल कर देंगे, तो ये कहलाएगा पूर्ण संख्या। ठीक है। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह जो है ये आपका हो गया पूर्ण संख्या। नंबर 3, अब हम लोग बात करेंगे पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स और इसे कैपिटल Z से सूचित किया जाता है। ठीक है। अब पूर्णांक क्या होता है से देखिए। पूर्ण संख्या तो आप समझ गए कि जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या के आगे अगर हम माइनस में संख्या को जोड़ दें, यहाँ देखिए जैसे कि -1, -2, -3, इस तरह से अगर हम जोड़ दें
तो ये जो समूह है ये आपका पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ देखना है कि पूर्णांक में भी दो प्रकार के पूर्णांक होते हैं, पहला धन पूर्णांक और दूसरा ऋण पूर्णांक। यहाँ देखिए, यहाँ लिख देते हैं कि पूर्णांक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में इसे बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। अब ये देखना है कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। तो यहाँ देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यानी कि जीरो के दाहिना साइड, पूर्णांक में जो जीरो है इसका दाहिना साइड जो भी है ये सब का सब क्या कहलाता है, धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं एग्जाम्पल में, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से आप आगे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कहलाता है धनात्मक पूर्णांक। अब देखते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो यहाँ देखिए, जीरो के बाएं साइड इस तरफ ये जो आप देख रहे हैं ये सब संख्या, ये सब कहलाता है ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल, जैसे आपका हो गया -1, -2, -3, -4, ये सब क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, एक और पूर्णांक होता है जिसे कहते हैं शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक, इसको इंग्लिश में बोला जाता है जीरो इंटीजर्स। ठीक है, देखिए ये क्या है, आपका शून्य पूर्णांक है। तो हम लोग पढ़ लिए प्राकृतिक संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्णांक के बारे में। अब पढ़ते हैं परिमेय संख्या के बारे में, यानी कि रेशनल नंबर क्या होती है। ठीक है, यहाँ देखिए, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या को समझने के लिए आपको कुछ हम एग्जाम्पल भी देंगे और इसका परिभाषा भी बताते हैं। यहाँ देखिए, परिमेय संख्या जो होती है वो P/Q के रूप में होती है। ठीक है, P/Q के रूप में, और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, 0 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और P और Q ये क्या होते हैं, दोनों पूर्णांक होते हैं। P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक होते हैं। एक और इसका कंडीशन होता है परिमेय संख्या का कि P और Q का जो HCF होता है वो 1 होता है। ठीक है, अगर कोई संख्या इस 3 कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे हम कुछ उदाहरण लेते हैं परिमेय संख्या का। देखिए, अगर कोई पूछ देगा कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो ये परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, तो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। तो देखिए, P/Q के रूप में इसको हम लिख दिए, P/Q के रूप में, P बराबर 0 हो गया, Q बराबर 1 हो गया। Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है, इसमें Q कितना है, 1 है। तो इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है, इसको भी फॉलो कर रहा है। अब देखिए, P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं, तो 0 भी पूर्णांक है,
एक भी पूर्णांक है। ठीक है, P और Q का HCF 1 होता है परमेय संख्या का। तो देखिए 0 और 1 इसका HCF जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो आपका 0 जो हो गया एक परमेय संख्या हो गया। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, अगर आपको कोई दे दे 3/0, क्या ये परमेय संख्या है? तो ये परमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ये P/Q के रूप में तो लिखा हुआ है, P/Q के रूप में लिखा हुआ है। P का मान 3 है और Q का मान 0 है, यानी Q बराबर हो गया 0। लेकिन परमेय संख्या में ये नियम है कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 के बराबर है तो वो परमेय संख्या नहीं है। तो इसमें Q बराबर 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं परमेय संख्या का। जैसे 1/3, क्या ये परमेय संख्या है? तो हाँ, ये परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है। P का मान कितना है, 1, और Q का मान है 3। ठीक है, P और Q ये दोनों क्या है, पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। और देखिए ये दोनों का HCF निकालिए, तो 1 और 3 का जब आप HCF निकालेंगे तो 1 होगा। ठीक है, यानी कि दोनों का HCF 1 है। ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि 1/3 जो है आपका एक परमेय संख्या है। आप देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे 2/4, क्या ये परमेय संख्या है? तो इसको चेक करिए। देखिए ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है, फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर लिया। सेकंड कंडीशन है कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो Q का मान कितना है, 4 है। तो ये भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं है। अब हमें चेक करना है कि P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ देखिए P और Q, P का मान है 2 और Q का मान है 4, यानी कि P बराबर 2 है और Q बराबर 4 है। तो P और Q ये दोनों क्या है, पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। अब हम चेक करते हैं कि P और Q का HCF 1 है कि नहीं। तो यहाँ देखिए P का मान 2 और Q का मान 4, तो 2 और 4 इसका जब हम HCF निकालेंगे तो HCF होगा 2। और परमेय संख्या का नियम है कि P और Q जो दो पूर्णांक होते हैं उसका HCF 1 होना चाहिए, तभी वो परमेय संख्या होगी। तो यहाँ तो HCF 2 हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 2/4 एक परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये परमेय संख्या, इसको हम बना सकते हैं। यहाँ देखिए 2/4 को हम परमेय संख्या बना सकते हैं। जैसे ये 4 है, ये 2 है, तो 4 को हम 2 से काट सकते हैं 2 बार में, तो ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 2। ठीक है, यानी कि 2/4 जो है 1/2 का ये बहुरूपिया रूप है। ठीक है, इसको हम पहले सरल कर लेंगे, काट लेंगे। इसको सरल किए तो आया 1/2। अब 1/2 जो है ये आपका परमेय संख्या है। ठीक है, तो यही होता है आपका परमेय संख्या। अब हम लोग बात करेंगे अपरमेय संख्या के बारे में। इसका एक और डिफिनीशन होता है कि वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाए उसे परमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए रूट के अंडर में 4 दिया हुआ हो, तो 4 का वर्गमूल हम पूरा निकाल सकते हैं। तो √4 जो हो जाएगा आपका एक परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे √9, तो 9 का वर्गमूल पूरा निकलता है। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो 3 क्या है, एक परमेय संख्या है। यानी कि इसका डिफिनीशन हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जिस संख्या का वर्गमूल पूरा निकल जाए वो परमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे √25 दिया हो तो ये क्या है, एक परमेय संख्या है। अब हम लोग बात करते हैं अपरमेय संख्या की। तो देखिए जिस संख्या का वर्गमूल पूरा नहीं निकले उस संख्या को अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे कुछ आपको हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हो गया √2, इसका वर्गमूल आप पूरा नहीं निकाल सकते हैं। तो √2 जो है आपका एक अपरमेय संख्या है। जैसे हो गया √3। ठीक है, तो इसका भी वर्गमूल हम पूरा नहीं निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। ठीक है, √5
5। इसका भी वर्गमूल हम पूरा नहीं निकाल सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। यानी कि वैसी संख्या जिसका वर्गमूल हम पूरा नहीं निकाल सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए रूट, और रूट के अंडर में अगर कोई अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, तो वो जो है अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या है जो कि रूट के अंदर में है। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाता है? आपका अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत कुछ संख्याएं थी जो हम आपको बताए। अगर आपको संख्या के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो एक वीडियो मैंने इस पर पहले से बना रखा है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस वीडियो को देखिए, तब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो यहाँ देखिए, सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कहलाती है, कहलाती है। ठीक है, यानी कि जितनी भी परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है वो दोनों का संग्रह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी कि वास्तविक संख्या 2 प्रकार के हो गया, एक हो गया आपका परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये दोनों का समुच्चय संग्रह ही वास्तविक संख्याएं कहलाती है। यहाँ देखिए, जैसे एग्जांपल हम आपको देते हैं कुछ वास्तविक संख्या। जैसे 1/2, ये क्या है? परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो वास्तविक संख्या है। 2 भी आपका एक परिमेय संख्या है, तो ये भी वास्तविक संख्या कहलाएगा। √3 ये एक अपरिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है, तो ये वास्तविक संख्या है। ठीक है, √5 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। अब देखिए √11 इसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, अर्थात ये अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह यानी कि समुच्चय क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सभी परिमेय संख्या, जितनी भी परिमेय संख्या है वो सब के सब वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, और जितनी भी अपरिमेय संख्या है सभी के सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। इन नोट में आप लिख लीजिएगा इसको, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है। सभी परिमेय संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, फिर देखिए सभी अपरिमेय संख्याएं, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, ये सब हम आपको नोट्स करवा रहे हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, पूछ देगा कि सभी परिमेय संख्याएं क्या होती है,
तो आपको बताना होगा कि वास्तविक संख्याएं होती है। सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, तो वास्तविक संख्याएं होती है। अगर प्रश्न में आपसे ये पूछ दे कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, तो नहीं। देखिए सभी वास्तविक संख्याएं में क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाती है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। अगर प्रश्न पूछ दे कि सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है, तो नहीं होती है। यहाँ लिख देते हैं कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय या अपरिमेय नहीं होती है, नहीं होती है। इसको याद रखिएगा कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती है, सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं होती है। ठीक है, तो ये 3 आपका हो गया नोट्स।